क्लैरिटी तो देखिए बहुत ज़रूरी है। क्लैरिटी ना होना ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। फिर स्पिरिचुअलिटी के नाम पे जितना सर्कस चलता है वो इस क्लैरिटी के ना होने की वजह से ही सारा सर्कस है। अगर हम गलत प्रश्न पूछेंगे तो गलत उत्तरों की तलाश में निकल जाएंगे। सबसे पहली चीज़ तो जैसे जो तमाम सीकर है वो जब निकलता है इस रास्ते पर, मुझसे भी टकराता रहा है और मैं देखता रहा हूँ, तो वो कुछ ऐसी काल्पनिक चीज़ों की तलाश में होता है जिनके बारे में उसको भी कुछ पता नहीं। काल्पनिक चीज़ों तो वो तो क्लैरिटी लाएगा नहीं काल्पनिक चीज़ें। अब जैसे कि कई बार बच्चे भी आके पूछ देते हैं, बड़े छोटे छोटे यंग बच्चे, क्यों ध्यान में जाना चाहते हो या मेरे पास क्यों आए हो? इनलाइटनमेंट, सेल्फ रियलाइजेशन, बुद्धत्व। अब मैं सोचता हूँ कि हालांकि मैं सबको आंसर देता हूँ बहुत समझा के, लेकिन मैं सोचता हूँ कि कहाँ से इनको ये लक्ष्य मिल गया कि इनलाइटनमेंट, बुद्धत्व, सेल्फ रियलाइजेशन, ऐसी बड़ी बड़ी बातें। यहाँ तक कि फिर जो मैच्योर सीकर है वो भी फिर इन्हीं बातों में लग जाता है, दूसरे एंगल से लग जाता है। कभी वो कहता है कि वो इनलाइटनमेंट को पहुंचा हुआ व्यक्ति है, वो इनलाइटनमेंट को पहुंचा हुआ व्यक्ति नहीं है, इस तरह की बातों में लग जाता है। क्लैरिटी तब आती है जब कोई सीकर ये पूछता है कि मैं ये क्यों चाहता हूँ और इससे मुझे क्या मिलेगा। What will I gain from this all activity of enlightenment and self-realization and बुद्धत्व? क्या मिलेगा मुझको इस सब से? ज़िंदगी में मुझे सचमुच में क्या चाहिए? क्लैरिटी की शुरुआत तो इसी से होती है। इसीलिए मैंने देखिए शुरुआत में ही जोर दिया, ये शिविर जो हुआ संयोग से, मैंने बात भी वहीं से शुरू करी थी, जब मैंने कहा कि अपनी एक्सपेक्टेशन, अपनी डिज़ायर, उसकी क्लैरिटी। तो अगर आप ये कहें कि वो है ही नहीं, तो ये अपने आप से झूठ बोलना होगा। ये अपने आप से झूठ बोलना होगा, क्योंकि उसके बिना इंसान होता नहीं। हम हैं तो कोई ना कोई एक्सपेक्टेशन हमको कहीं ना कहीं मूव कर रही है, कोई ना कोई डिज़ायर कहीं मूव कर, तो उसके बारे में जानना वो क्या है। ये अलग बात है कि वो फाइनेस्ट हो सकती हैं, रिफाइंड हो सकती हैं, ग्रॉस से सेटल हो सकती हैं, स्थूल से सूक्ष्म हो सकती हैं, वो सब बातें हो सकती हैं। जब इस ढंग से हम एक्सप्लोर करेंगे तो हमको वो स्पष्टता आएगी कि भाई जीवन जीने के लिए हम ये सब कर रहे हैं। यानी ध्यान साधना भी हम किस लिए कर रहे हैं? जीवन से भागने के लिए तो नहीं, या जीवन को कुछ काटने छाटने के लिए तो कर नहीं रहे हैं, जीवन को और अच्छे से जीने के लिए कर रहे हैं। तो उस जीने में उसका क्या योगदान होगा, इनको एक्सप्लोर करना। इनको एक्सप्लोर करने से फिर निश्चित रूप से स्पष्टता आती है। और आम तौर से सिनेरियो, स्पिरिचुअल सिनेरियो यही है कि बहुत एब्स्ट्रैक्ट हो गया। अगर आप उसको बहुत एक्सप्लोर करेंगे तो वो काइंड ऑफ एब्स्ट्रैक्ट है। लोगों के पास बातें बहुत बड़ी बड़ी होंगी, लेकिन अगर आप बातों को थोड़ा तह में जाते रहेंगे तो बड़ा वैक्यूम सा पैदा हो जाएगा। तो इसलिए मेरा ये हमेशा मानना रहा है कि सही एक्सप्लोरेशन, सही प्रश्न और वो सब सही चीज़ें हमको सही दिशा में ज़रूर ले जाएंगी। और इनलाइटनमेंट को मैंने जो डिफ़ाइन किया, इनलाइटनमेंट के नाम पर तमाम तरह की डेफिनेशन हो सकती हैं। अकॉर्डिंग टू मी इनलाइटनमेंट का मतलब यही है, एक गहरी स्पष्टता, एक डीप क्लैरिटी, क्लैरिटी अबाउट एवरीथिंग, डीप क्लैरिटी। तो उसको मैं कहूँगा कि एनलाइटनमेंट है। एनलाइटनमेंट की बहुत मिस्टिकल जो डेफिनेशन है, उन मिस्टिकल डेफिनेशन में कुछ है ही नहीं। अगर आप उन मिस्टिकल डेफिनेशन को
थोड़ा एक्सप्लोर करते चले जाएंगे तो लोग उसमें फंस जाएंगे। जो लोग उसको डिस्क्राइब करते हैं वो भी उसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे कि जैसे मेरी सीमाएं ख़त्म हो गईं, मेरी बाउंड्रीज़ मिट गईं, जैसे कि मैं रहा नहीं, जैसे कि मैं ख़त्म हो गया, जैसे कि मैं मिट गया, जैसे कि मैं अस्तित्व से एक हो गया, जैसे कोई मेरा होना, मेरा मैं, मेरा अहंकार बचा नहीं। आमतौर से कुछ इस तरह की या इससे मिलती जुलती ही बातें ऐसे एक्सपीरियंसेस पे कही जाती हैं। अब इसको तुरंत आप दूसरी साइड से देखिए तो फिर कह कौन रहा है? मैं मिट गया तो मैं एग्जिस्ट तो कर रहा हूँ, मैं वननेस में चला गया, एक हो गया, लेकिन मैं सेपरेट तो हूँ। क्योंकि आप मुझे मेरे नाम से बुलाते हैं तो मैं जवाब दूंगा, या आप किसी को भी उसके नाम से बुलाएंगे वो जवाब देगा। कोई बड़े से बड़ा मास्टर हो, कोई बड़े से बड़ा इनलाइटेंड पर्सन रहा हो, आप उसको उसके नाम से बुलाएंगे वो जवाब देगा। तो नाम से जवाब दिया इसका मतलब सेपरेट तो है। ऐसा तो है नहीं कि सेपरेट का उसको कोई एहसास नहीं है। अहंकार ख़त्म हो गया तो अहंकार में क्या ख़त्म हो गया? अहंकार एक इल्यूजन जो आम तौर से दुनिया में प्रचलित है उस तरह से तो चलो मान लें ख़त्म हो गया वो तो फिर भी, लेकिन जिस अहंकार को कहता मेरा होना, मेरा मैं जो है, लेकिन फिर भी मैं है, मैं एग्जिस्ट कर रहा है। जब मैं कहता हूँ तो यही कहता हूँ कि मैं कह रहा हूँ, मैं अपनी बात रखता हूँ, मैं कहता हूँ ये मेरी बात है, ये उसकी बात है, फिर भी मैं कहता हूँ कि ये बात किसी की नहीं। वो एक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन ये जो फिलोसॉफिकल बातें हैं ये उसको अड़चन में डाल देती हैं। अब शुरुआत का मेडिटेटर ही देखिए ज़रा सा ध्यान में जाए कि ध्यान कैसे घटेगा, मुझे मिटना होगा। फ्रॉम वेयर, हाउ, और क्या मिटेगा, कैसे मिटेगा और कौन मिटेगा, ये क्वेश्चन अपने आप से नहीं पूछता। ये स्पिरिचुअल मम्बो जम्बो है, मतलब एक बेकार की बातें। थॉटलेस स्टेट को मैंने देखे डिस्क्राइब किया, और बड़े बड़े अच्छे अच्छे गहरे मेडिटेटर इसमें हमेशा अटके रहते हैं। एक बहुत पुराने मेडिटेटर 30-35 साल के से कर रहे थे गहरे ध्यान। एक दिन मेरे पास आए, कहने लगे कि आज सुबह मैं बैठा था और एकदम से मुझे एहसास हुआ कि यही नो माइंड है। मेरा माइंड एकदम से डिज़ोल्व हो गया और मुझे लगा कि यही नो माइंड है, यही स्टेट ऑफ नो माइंड। तो मैंने उनसे पूछा, और ये बता कौन रहा है? ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट बता रहा है? यानी कि आपका माइंड ही तो ये बता रहा है। तो जो मिट गया था वो क्या मिटा था, और जो अभी बचा है वो क्या बचा है? बहुत ही सेनली, बहुत ही सुलझे हुए ढंग से इन बातों को देखना चाहिए। उनको लगा कि मेरा माइंड मिट गया है, यानी उनके माइंड को लगा कि उनका माइंड मिट गया है, फिर उनका माइंड बता रहा है कि ये नो माइंड था। ये स्पिरिचुअल सर्कस, फिलोसॉफिकल सर्कस है। ये क्लैरिटी को एक गड्ढमड कर देता है। स्पष्टतः देखा जाए कि जिसको मैंने बहुत ही अच्छे से इस चीज़ को समझाया था, इस सेशन में भी उस चीज़ को बहुत ही स्पष्टता से समझ लें। माइंड एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको नेचर ने दिया है, वो कभी भी ख़त्म नहीं होता है, क्योंकि उसका ख़त्म होना हमारा ख़त्म होना है, फिजिकली द एंड। लेकिन माइंड के दो डिवीज़न हैं, एक फंक्शनल माइंड और एक फिक्शनल माइंड। फंक्शनल माइंड जो सब कुछ करता है, बहुत साफ साफ समझता है, वो माइंड का फंक्शनल पार्ट है। और जो माइंड बस केवल स्पेकुलेट करता है, स्टोरीज क्रिएट करता है, अनुमान लगाता है, कहानियाँ बुनता है, अपनी एक कहानी बनाता है, दूसरों की कहानी बनाता है, सारी कहानियाँ पैदा करता है, वो है फिक्शनल माइंड। रियलाइजेशन या अध्यात्म में फिक्शनल माइंड ख़त्म हो जाता है, फंक्शनल माइंड बचा रहता है। माइंड नहीं ख़त्म होता।
लेकिन फिक्शनल माइंड का पोटेंशियल तो फिर भी रहता ही है, यानी कि ख़त्म होने के बाद भी किसी चीज़ का उस फिक्शनल माइंड के बेस पर ही हम लोग ये सब बातें करते हैं, ये सारी चीज़ें रखते हैं। जो जितना अच्छा वक्ता होता है, जितना अच्छा बोलता है, वो अपने फंक्शनल माइंड का ही यूज करता है, लेकिन फिक्शनल माइंड के पोटेंशियल का पूरा इस्तेमाल कर लेता है। यानी फिक्शनल माइंड में वो अटका नहीं है, माइंड तो उसका पूरा आर्टिकुलेट है, इमेजेस क्रिएट करता है, सीन क्रिएट करता है, स्टोरी क्रिएट करता है, प्रेजेंटेशन क्रिएट करता है, सब कुछ क्रिएट करता है। फिक्शनल माइंड ही करता है ये काम हमेशा। लेकिन उसके लिए फिक्शनल माइंड फंक्शनल माइंड का पार्ट हो गया है। कठिन नहीं है, बहुत सरल है। मैंने केवल उसको टेक्निकली समझाने के लिए डिवाइड किया है। तो ये नो माइंड की एक्सरसाइज, ये बिल्कुल फ्यूटाइल एक्सरसाइज, इसको बंद कर देना चाहिए। ये समझ जाना चाहिए कि माइंड एग्जिस्ट करता है, और माइंड का वो फिक्शनल हिस्सा, स्टोरी टेलिंग वाला, जो तमाम कहानियाँ पैदा करता है, उसकी फ्यूटिलिटी हम जानकर उससे हट जाते हैं, और फंक्शनल माइंड बचा रहता है। फंक्शनल माइंड आपका नैसर्गिक हिस्सा है, वो नेचुरल हिस्सा है, वो बचा रहता है। तो क्लैरिटी आ गई, फिर आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं। तो इसी तरह से जो बहुत मोटे मोटे कॉन्सेप्ट अध्यात्म में चलते हैं, उन कॉन्सेप्ट्स को एक बार हमको बहुत अच्छे से समझना चाहिए। और हमारी कभी हिम्मत नहीं होती है या हुई कि हम कॉन्सेप्ट्स को देने वाले लोगों से सीधे सीधे पूछ सकें, क्योंकि पूछने की सुविधा भी ऐसी सबको नहीं मिलती रही है। आप क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हैं, वो फिर लेना ना लेना बोलने वाले पर निर्भर है। ऐसी सुविधा नहीं मिलती है कि आप ऐसे आके बगल में बैठें और फिर आपको मैं फ्री छोड़ दूं कि आप जो चाहें सो पूछ लें। फिल्टरिंग होती है, और फिल्टरिंग ना भी कोई करे मान लो, तो सीकर या जो डिसाइपल है उसकी हिम्मत ही नहीं होती, वो पूछे कि सर ठीक है, एक्सेप्टेड, यू आर एनलाइटेंड, सेल्फ रियलाइज्ड, लेकिन इससे आपको क्या मिला? ये हम किसी से नहीं पूछते। उसने कहा कि हो गया, आपने कहा हो गया, तो कहते हमको भी पाना है। तो हम उससे इनडायरेक्ट चीज़ें गेन समझते हैं कि इसका मतलब जो ऐसी घटना हो गई होगी, उसके पास कुछ सुपर पावर, कुछ एक्स्ट्रा जो सेंसरी चीज़ें हैं, कोई रिमोट, इस तरह के हम कुछ ना कुछ अपनी कहानी बुन लेते हैं, हम पूछते नहीं। इसीलिए मैंने पूछने को बहुत प्रमोट किया है। तो फंडामेंटल जितने कॉन्सेप्ट हैं, अगर आप उनको उठाकर एक बार झाड़ पोंछ कर देखेंगे तो आपके अंदर क्लैरिटी आएगी और चीज़ें बेहतर जाएंगी। शास्त्रीय ढंग पर अगर जाएंगे, बिल्कुल क्लासिकल, तो क्लासिकल जिसको आत्मज्ञान कहते हैं, साक्षात्कार कहते हैं, उसके तो बहुत ही अलग डेफिनेशन है, और उसी के नाम पर सारा अंधविश्वास, सारा ये ढकोसला सब उसी पे चलता है। क्योंकि जो क्लासिक शास्त्रीय आत्म साक्षात्कार की परिभाषा है, वो कहती है जिसको आत्म साक्षात्कार घट गया है वो परमात्मा हो जाता है, ही बिकम्स गॉड, भगवान। और उसका मतलब है वो त्रिकालदर्शी हो जाता है, भूत वर्तमान भविष्य सब वो देख लेता है, वो कुछ भी कर सकता है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं रह जाता। लेकिन ऐसा तो कुछ होता नहीं। ऐसा तो हम इतिहास के पन्ने पलट के देखें तो जिन लोगों को हम ऐसा मानते रहे उनके साथ भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन क्लासिकल डेफिनेशन ये लिखी हुई है। कुंडलिनी जागरण की जहाँ तक बात है, उसकी क्लासिक डेफिनेशन अभी किन लोगों ने किताबें लिखी हैं, किन लोगों ने उसको बताया है, वो समझने की बात है और उनको रीडिफाइन करने की ज़रूरत है। कुंडलिनी जागरण में भी व्यक्ति सिद्धियों का स्वामी हो जाता है, उसके अंदर तमाम तरह की शक्तियाँ, तमाम तरह की सिद्धियाँ आ जाती हैं और तमाम तरह का वो चमत्कारों का जगत क्रिएट कर सकता है, हवा में उड़ सकता है, पानी पर चल सकता है। ये सब लिखा हुआ है किताबों में। तो कहाँ से क्लैरिटी आएगी? अगर मैं कहूँ कि हाँ ठीक है, कुंडलिनी जैसी घटनाएं होती हैं लेकिन ये सब कुछ नहीं होता उसमें, तो बहुत सारे लोगों का एंटरटेनमेंट भी चला जाएगा। और अगर मैं कहूँ हाँ एनलाइटनमेंट होता है लेकिन जो तुम सोचते हो वैसा कुछ भी नहीं होता, तो भी बहुत लोगों का एंटरटेनमेंट चला जाएगा।
इसीलिए क्लैरिटी जो है इट नीड्स करेज, वो साहस की मांग करती है और तब वो आती है अंदर। और वो आती है तो फिर अपने पीछे बहुत शांति लाती है।